हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेज रेखा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का भाग 3 का चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ मतलब खत या पत्र, अनूठी विचित्र दुनिया मतलब चिट्ठियों के विचित्र संसार के बारे में इस निबंध में बताया गया है। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी, जिन्होंने इस निबंध के माध्यम से हमें पत्रों के विचित्र संसार, उनका हमारे जीवन में महत्व, सभ्यता के विकास में उनके योगदान के साथ साथ महान लोगों के इन पत्रों के माध्यम से दिए गए हमें इस योगदान से परिचित करवाया है। इस वैज्ञानिक युग में चाहे कितने भी संचार के साधन उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो चिट्ठियाँ हैं वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगी। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन है, इनसे जो SMS वगैरह की जो सेवा है वो बहुत शॉर्ट होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन पत्रों के माध्यम से हम अपने मैसेज को, अपने संदेश को लंबे रूप में लिख सकते हैं और उनको लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। इसलिए इन पत्रों का अपने आप में एक विचित्र महत्व है। तो इसी विषय में इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें इनकी विचित्र दुनिया से हमें परिचित करवाना चाहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर। लिसन केयरफुली। तो न स्टार्ट। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो पत्रों का संसार है वो बहुत ही विचित्र है, और यह भी बात सत्य है कि पत्रों का महत्व, इनकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है, क्योंकि पत्रों जैसा संतोष आधुनिकतम होता है। आजकल के जो नए साधन हैं युग में जो मोबाइल फ़ोन या SMS संदेश जो है वो नहीं दे सकते। पत्रों का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि पत्र जो है वो लिखित रूप में होने के कारण पत्रों का राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। इन पत्रों का मानव सभ्यता के विकास में भी विशेष योगदान है। पत्र मनुष्य को संदेश के साथ साथ प्रेरणा भी देते हैं। पत्र का भाव सब जगह एक ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। मतलब जो पत्रों को लिखने का भाव है वो, उसका अर्थ जो है, मतलब जो है वो सब जगह एक ही है। पत्र को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि पत्र को भले ही अलग अलग स्थानों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इनको लिखने का जो भाव है वो सब जगह एक ही होता है, क्योंकि पत्र जो है यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पत्र को हम संभाल कर भी रख सकते हैं और जब चाहे उनको पढ़ सकते हैं, और इसलिए कहा गया है कि हमारी यादों को ताज़ा करते हैं। 1953 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि पहले संदेश पहुंचाने का काम मनुष्य स्वयं करते थे। जैसे हरकारे मतलब डाकिये करते थे, या तेज दौड़ने वाले घोड़े, और फिर उसके बाद पहिए आए, और इन सबसे ज़्यादा बदलाव किस में हुआ? रेलवे और तार ने किया। तार से संदेश सर्वाधिक गति से पहुंचते थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो तेज गति से संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है? टेलीफोन, वायरलेस और रडार आदि करेंगे। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। मतलब पिछली शताब्दी में पत्र लेखन को एक कला के रूप में विकसित किया गया, और डाक व्यवस्था ने इस डाक व्यवस्था में सुधार के लिए कई विशेष प्रयास किए गए, कई योजनाएं बनाई। मतलब
डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए विश्व डाक संघ ने बहुत से प्रयास किए। इसके लिए कई योजनाएं बनाई और पत्र लेखन जो था, स्कूल के जो पाठ्यक्रम थे उसमें पत्र लेखन कला को शामिल किया गया। और इसके साथ ही विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक ऐसी प्रतियोगिताएं शुरू की जिसमें पत्र लेखन को शामिल किया गया। ऐसी प्रतियोगिताएं थी और ये कार्यक्रम जो था कब शुरू हुआ, 1972 से। यही कारण है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया और पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। मतलब अगर हम पत्रों की जो विशेषता है उनको गहराई से नापें, गहराई से ये पता लगाने का प्रयास करें तो हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र ना लिखा हो और ना ही पत्रों का बेसब्री से इंतजार किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मतलब हमारे सैनिक जो हैं भारत के दूर स्थानों पर जैसे उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे जॉब करते हैं, तो क्या है वो पत्रों का बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसकी कोई मिसाल ही नहीं, मतलब इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब यह बात नहीं है। मतलब एक समय था जब लोग महीनों भर केवल पत्रों पर ही डिपेंड थे, इसलिए वो महीनों तक अपनों का संदेश पहुंचने का, पत्रों का इंतजार करते रहते थे। लेकिन अब ये बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। मतलब अब परिवहन क्या होता है, परिवहन के साधन होते हैं यातायात के साधन, जैसे रेलगाड़ी है, बस है, ये इन्होंने जो था इस दूरी को कम कर दिया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? केवल चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों के पत्रों को धरोहर क्या होता है, मतलब अमानत के रूप में, विरासत मतलब बड़ों से मिली हुई जो संपत्ति होती है, विरासत अमानत के रूप में संभाल कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी और किसान, इनके जो पत्र हैं किसी अनुसंधान मतलब किसी खोज से कम नहीं हैं। फ़ोन के माध्यम से यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को जो प्रेरणा देते, तो आज जो पिता के पत्र, पुत्री के नाम जो पत्र थे, वो लोगों को प्रेरणा नहीं देते। मतलब आज की तरह जब मोबाइल फ़ोन होते, नेहरू जी अपनी बेटी को फ़ोन करते तो वो पत्र, ना तो हमें वो पत्र मिलते, ना ही हमें उस समय की जो आज़ादी की पूरी जो कहानी थी वो हमें पता चलती, ना हम उस इतिहास को जान पाते। इसलिए जो पत्र इंदिरा गांधी को नेहरू जी ने लिखे थे और जो उसमें प्रेरणा थी, संदेश था, वो पूरा देश कभी नहीं पढ़ पाता। पत्रों को तो सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। फिर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि पत्रों को तो हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन जो SMS होते हैं, जो मतलब शॉर्ट सर्विस मैसेज सेवा जो होती है, ये संदेश होते हैं, ये जल्दी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो SMS होता है वो छोटे रूप में लिखा जाता है और इस बात को हम जल्दी से थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। महान हस्तियाँ होती है जो महान पुरुष हैं, उनकी यादें जो है अमानत के रूप में क्या है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। भाई महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख के आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे, इसलिए महात्मा गांधी को जो पत्र लिखा जाता था किसी के द्वारा, तो उस पर पता क्या लिखा जाता था? महात्मा गांधी इंडिया। मतलब केवल महात्मा गांधी इंडिया ये पता एड्रेस लिखने पर ही उनके पास पत्र पहुंच जाता था, क्योंकि
महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे और उनको मतलब सब लोग अच्छे से जानते थे। महात्मा गांधी को भी जानते थे और इंडिया को भी जानते थे, इसलिए देश या विश्व के किसी भी कोने में वो पत्र उनके पास आसानी से पहुंच जाते थे। और आज़ादी आंदोलन की अन्य दिग्गज होते हैं महान हस्तियाँ, महान लोग जो थे, उनके साथ भी ऐसा ही था। जी के पास देश विदेश गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। मतलब गांधी जी के पास पूरी दुनिया से बहुत से पत्र आते थे, बहुत सी संख्या में, और जवाब देने के मामले में उनके बराबर कोई नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर उन पत्रों का जवाब वो देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तो वो क्या करते थे, बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। मतलब महात्मा गांधी जी के साथ साथ और भी जो आंदोलन में नायक थे, मतलब जो महान व्यक्ति थे, उनके भी पत्र जो है गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मतलब गांधी जी के पास जितने भी पत्र आते थे, गांधी जी उन सभी पत्रों का अपने हाथ से लिखकर जवाब देते थे। और गांधी जी के साथ साथ और भी महान व्यक्ति थे जिनके साथ ऐसा ही था, मतलब वो भी, उनके पत्रों का भी बहुत महत्व था। और पत्र भेजने वाले लोग क्या करते थे, उनके पत्रों को प्रशस्ति पत्र होता है, सम्मान, मतलब सम्मान के लिए पत्र, प्रशंसा पत्र जो होता है, उसको जो जवाब उनको मिलता था बदले में लोगों को, तो लोग उसको सम्मान पत्र से कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो गांधी जी और महान हस्तियों के जो पत्र थे उनको फ्रेम कराकर अपने पास अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। ये था पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर तो कई मतलब भाषाओं में किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। दस्तावेज का था सही प्रमाण पत्र। जो कहा जाता है कि प्रेमचंद जो थे, वो जो नए लेखक थे, उनको बहुत प्रेरित करते थे, उनको प्रेरित करने के लिए पत्र का जवाब अवश्य देते थे और पत्र का जवाब देने में हमेशा मुस्तैद का मतलब होता है तत्पर, तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच में जो पत्राचार हुआ था, उन दोनों में एक दूसरे को पत्र लिखे गए थे, उनका संग्रह भी प्रकाशित किया गया, मतलब लोगों के सामने लाया गया, जिसमें बहुत से नए तथ्य हमें जानने को मिले और उस समय की मनोदशा का भी उसमें लेखा जोखा उनसे मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। मतलब जो पत्र व्यवहार की जो परंपरा है, जो रिवाज है, ये बहुत पुराना है, भारत में बहुत पुराना है। लेकिन इनका जो असली विकास है, जो पत्रों का विकास कब हुआ, आज़ादी के बाद हुआ। तमाम जो जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनमें सबसे गुडविल होता है अच्छी छवि। सबसे अच्छी छवि जो है किस विभाग की है, डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग क्या करता है, जो पत्र है, संदेश है, ये क्या करते हैं, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। घर घर से किसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में गिरे गाँव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो, या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो लेखक क्या कहना है, एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों और गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो लेखक क्या कहना चाहता है कि आज
आज भी जो चिट्ठी हैं, खत हैं, इनका महत्व जो है वो आज भी बरकरार है। आज भी जो हमारे सैनिक हैं या दूर दराजों में, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं तो वो अपने घर, अपने गांव में क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं। कैसे पैसे भेजना, मतलब मनी ऑर्डर करवाते हैं। मनी ऑर्डर का अर्थ क्या होता है, डाक के द्वारा धन पहुंचाना। तो इस डाक के द्वारा ही जो धन है वो गांवों में लोगों तक पहुंचता है और उनके घर का चूल्हा, गरीबों के घर का चूल्हा जलता है। इसलिए गरीब और ऐसे वीरान स्थान जो है जहाँ पे आज की तरह मोबाइल फ़ोन या एसएमएस की सुविधा नहीं है, वहाँ पे आज भी बेसब्री से उस डाकिए का इंतजार रहता है जो मनी ऑर्डर लेकर आता है और चिट्ठियाँ, अपनों का संदेश चिट्ठी के रूप में लेके आता है। ये चाहे आज मोबाइल फ़ोन या फिर एसएमएस की सुविधा है हमारे पास, लेकिन कई इलाके आज भी हैं जहाँ पे चिट्ठियाँ ही सब कुछ है। चिट्ठियों के द्वारा ही जो है उनका जीवन संभव है, क्योंकि हर सदस्य को घर में एक दो सदस्य ऐसे होते हैं जिनको काम के लिए, रोजगार के लिए घर से दूर रहना पड़ता है और कई बार ऐसे स्थानों पर हमें काम करना पड़ता है जहाँ पे हम केवल चिट्ठियों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए चिट्ठियों का अपने आप में आज भी विशेष महत्व है।